नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं सुरेंद्र सिंह रावत एक बार फिर हमारे फ्री यूट्यूब चैनल सफलता श्योर की तरफ से आपके सामने इतिहास लेखन संबंधी कुछ फैक्ट्स रखूँगा और इतिहास संबंधी लेखन के कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगा जो आपके आने वाले सरकारी एग्ज़ामों में बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो आप वाइट बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। मैं आपको कुछ फैक्ट दिखाना चाहूँगा, उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो ये देखिए वाइट बोर्ड, ये वाइट बोर्ड में मैंने लिखा है, अगर आपको सही से दिख रहा है, देखो, प्राचीन भारत का इतिहास लेखन 18वीं सदी। इसका मतलब यह है कि जो हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास का लेखन है वो 18वीं सदी से प्रारंभ हुआ। ये मैंने डायग्राम बना रखा है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। मैंने पहले डायग्राम में लिखा है कंपनी शासन प्रारंभ। आप सभी जानते हैं कि कंपनी का शासन हमारे यहाँ तब लागू हुआ जब वो बक्सर का युद्ध जीत चुका था। उसके बाद उसने हमारे यहाँ बंगाल क्षेत्र में, सबसे पहले बंगाल क्षेत्र की बात करता हूँ, तो बंगाल क्षेत्र में सबसे पहले उसने राजस्व कमाने के लिए भरपूर कोशिश की। कहीं वो कामयाब हुए, कहीं वो कामयाब नहीं हो पाए। इस कामयाब ना होने के पीछे उन्होंने कारणों को खोजना शुरू कर दिया। तो उनको एक ही कारण पता चला कि अगर हमें भारत में अपना स्थायित्व प्रदान करना है, अपने ब्रिटिश शासन को मजबूत बनाना है, तो हमें यहाँ की संस्कृति, यहाँ के कानून, इसके बारे में जानकारी करना आवश्यक है। इसी क्रम में हमारे यहाँ चिंतन की 3 प्रवृत्तियाँ 18 से 20वीं सदी तक चिंतन की 3 प्रवृत्तियाँ देखने में आती हैं। पहली प्रवृत्ति है प्राच्यवादी / भारतविद, इसे बोला जाता है ओरिएंटलिस्ट या इंडोलॉजिस्ट। दूसरा है उपयुक्तावादी, तीसरा है राष्ट्रवादी। जो राष्ट्रवादी चिंतन है वो बहुत बाद की बात है। जब हम इन दोनों के बारे में पढ़ चुके होंगे तब हमें राष्ट्रवाद के बारे में पता चलेगा और राष्ट्रवादी लेखन के बारे में पता चलेगा। तो आप सब समझ गए होंगे। मेरा ये डायग्राम है, मैं एक बार हट जाता हूँ और आप एक बार इसको अपने कॉपी में बना सकते हैं, कोई रफ कर लें और उसको फिर फेयर कर सकते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि मेरा कहने का मतलब क्या। तो सबसे पहले हम प्राच्यवादी और भारतविद इनके बारे में पता करते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले मैंने ये डायग्राम बनाया है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। मैंने पहले एरो में लिखा हुआ है भारतीय संस्कृति का अन्वेषण। तो जिन ब्रिटिश लोगों ने भारतीय संस्कृति का अन्वेषण किया तो उनको बुद्धिजीवी, जो भी वो बुद्धिजीवी थे या अधिकारी थे उनके, वो सारे क्या कहलाए, प्राच्यवादी। दूसरा पॉइंट लिखा है मैंने, इन्होंने क्या किया, भारतीय संस्कृति और यूनानी संस्कृति की समान पूर्वज परंपरा का सिद्धांत इन्होंने दिया ताकि वो ये दिखाने में सक्षम हो कि हम और तुम एक हैं और अपनी साम्राज्यवादी नीति को बल प्रदान कर सकें। तीसरा पॉइंट दिया है मैंने, इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया। संस्कृत के अध्ययन करने के बाद इन्होंने हमारे वैदिक युग को पढ़ा, हमारे वेदों को पढ़ा। उसी क्रम में इन्होंने वैदिक युग की जितनी भी अच्छी बातें हैं वो तो सारी दुनिया को बताई, पर उनके जितने भी वहाँ की प्रॉब्लम्स थी उन प्रॉब्लम्स को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। तो अब मैं इसके बारे में और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि एक शब्द आता है नेस्टेजेलिया। नेस्टेजेलिया से मतलब होता है कि पूर्व, जैसे कोई लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि जैसे हम भी कभी होते हैं, हमारे बुजुर्ग होते हैं, वो ये कहते हैं कि शायद जो पुराना ज़माना था वो बहुत अच्छा था। तो इसको इंग्लिश में नेस्टेजेलिया कहते हैं। तो आपको मैं एक डायग्राम और बनाता हूँ और उसके बारे में बताता हूँ कि कैसे इसके बारे में बताया जाए। तो मैं आपको बता रहा था नेस्टेजेलिया। नेस्टेजेलिया एक इंग्लिश वर्ड है और नेस्टेजेलिया का मतलब है हम तुम। चाहे कोई भी हो वो हमेशा यही सोचता है और यही बोलता है यार पहले का ज़माना बड़ा अच्छा था। तो ये जो ये नेस्टेजेलिया का शब्द आया है ये प्राच्यवाद से ही आया है। और प्राच्यवाद और भारतविद, इन लोगों का क्या काम था, इन लोगों के क्या कारण थे, इनका कारण क्या था, इस कारण को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनकी इतिहास लेखन में हमारे युग को, हमारे भारतीय प्राचीन इतिहास की और संस्कृति का बढ़ावा देने का उनका मूल मकसद क्या था। तो उनका कारण बताता हूँ। ये लिखा हुआ मैंने, यूरोप में औद्योगिकरण आपको सबको अच्छी तरह पता है इंग्लैंड से शुरू हुआ था। जब औद्योगिकरण शुरू हुआ और एक
तारबाड़ की व्यवस्था, तारबाड़ की व्यवस्था से बता देता हूँ मैं आपको। तारबाड़ की व्यवस्था होती है कि उस समय क्या था, पहले लोगों पे अलग अलग ज़मीन, यूरोप में अलग अलग ज़मीनें थी, छोटे छोटे किसान रहते थे, तो उन छोटे किसानों की अपनी अपनी खेती हुआ करती थी। जब से तारबाड़ सिस्टम आया, उस तारबाड़ सिस्टम में यूरोप में क्या हुआ कि बड़े बड़े जो धनी ज़मींदार लोग थे, उन्होंने उनकी ज़मीनें छीनना शुरू कर दिया। उस छीनने के क्रम में उन्होंने उन सबको तारबाड़ के अंदर कर दिया। उससे क्या हुआ, जो छोटे मोटे किसान थे उनके रोज़गार छीन गए, उनके जानवरों के लिए जो वो चारा चराते थे उनकी ज़मीनें छिन गई, ना वो चारा चरा पाए ना वो खेती कर पाए। उसी समय दोस्तों औद्योगिकरण का दौर था। औद्योगिकरण के दौर में जो गरीब किसान थे, मजदूर थे, वो शहरों की तरफ पलायन कर गए, विशेषकर लंदन। आप समझ सकते हैं, आपको पता है लंदन कहाँ है, मैप में एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि जितनी बातें मैं अगर बाहर विदेश की या किसी देश की बात करता हूँ, इंटरनेशनल की बाउंड्री की बात करता हूँ, तो आप एक बार मैप खोल के देख सकते हैं। अगर साथ साथ देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं औद्योगिकरण के बारे में बता रहा था। जब से औद्योगिकरण शुरू हुआ तो छोटे मोटे किसानों का जो रोज़गार था छिन गया था। अब वो जानवर पालने में भी हिचकिचा रहे थे, क्योंकि उनके लिए घास के मैदान नहीं बचे थे, तारबाड़ बंदी कानून लागू हो गए थे। तो इसी क्रम में वो सारे के सारे शहरों की तरफ पलायन कर गए। शहर पे पलायन करने के क्रम में वहाँ क्या हुआ शहरों में कि अत्यधिक बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ गया। पहले वो बेरोजगारी का आंकड़ा कम था, उस समय बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ा। किसी को नौकरी मिलती थी, किसी को नहीं मिलती थी। धुएं वाली चिमनियाँ, कारखाने जितने भी थे वो धुआं उगलते थे। गरीब लोगों को ऐसी ऐसी जगहों पर रहना पड़ता था, शायद आप सोच भी नहीं सकते। बस दोस्तों इसी सोच को जगाना है हमें कि किस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है। तो बहुत ही बुरे वातावरण में रहते थे वो लोग, उससे उनको कई बीमारियां, कई परेशानियां उनको झेलनी पड़ी। तो इन सबको उस समय के जो प्राच्यविद और जो मैं भारतविद कह रहा हूँ, जो हमारी संस्कृति का अन्वेषण कर रहे थे, शायद उनका एक मूल कारण ये था, जब उन्होंने देखा समाज में इस तरीके के परिवर्तन हो रहे हैं, लोगों के रिश्ते आपस में टूट चुके हैं, बीमारियों ने उनको घेर लिया है, तो उनके मन में संशय पैदा हो गया। तो इस तरीके से वो नेस्टजेलिया का शिकार हो गए, जो मैंने आपको बताया कि आहा कितना पहले अच्छा था। तो नेस्टजेलिया शब्द ये वही शब्द है और प्राचीनवाद से कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ है। तो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि यूरोप में औद्योगिकरण एक पॉइंट में सामाजिक परिवर्तन से उनको संशय पैदा हो गया था। दूसरा उपयोगितावादी चिंतकों से ये उनके चिंतन में मात खा रहे थे। ये बढ़ाई तो बार बार कर रहे थे कि हाँ पहला अच्छा था, पर उपयोगितावादी जो चिंतक थे वो ये चाहते थे कि हमारी साम्यवादी नीतियाँ जो हैं वो हमेशा कामयाब रहें। तो प्राच्यवाद से जुड़ा एक शब्द और है जो मैंने बताया था, नेस्टजेलिया। मैं बाद में इसको लिख दूंगा बोर्ड पे। इससे पहले मैं आपको एक शब्द और बताता हूँ जो हमारे हिंदी साहित्य में चलता है। आप कहेंगे हिंदी साहित्य, तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया था इतिहास जननी है। हिंदी क्या, इंग्लिश क्या, या कोई सा भी सब्जेक्ट, सबकी जननी इतिहास है। तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। हिंदी में ये शब्द यूज़ होता है छायावाद और स्वच्छंदतावाद। ये भी कुछ प्राच्यवाद से मिलता जुलता शब्द है। तो इसके बारे में विशेषता ये लिखी हुई है कि कृति प्रेम, नारी प्रेम, मानवीकरण, सांस्कृतिक जागरण, कल्पना की प्रधानता। आप इनका मतलब समझ रहे होंगे। जो भी इस प्रकार के कवि होंगे, खासकर हमारे भारत देश में जो जितने कवि हुए हैं, जो छायावादी, जैसे छायावादी कवि बोलते हैं, स्वच्छंदतावादी बोलते हैं, उनकी जितने भी कविताएं होंगी या कोई लेख होगा, तो उनमें हमारी संस्कृति की बातें झलकती होंगी, मानव संवेदना झलकती होगी। आपने महादेवी वर्मा सुना, मैंने ये नाम लिखा महादेवी वर्मा, आपने उसमें देखा होगा ज़्यादा से ज़्यादा महादेवी वर्मा जानवरों के ऊपर लिखती है। तो कहीं ना कहीं उसका झुकाव जानवरों की तरफ है। ये भी क्या है, छायावाद है। मैंने एक शब्द लिखा मानवीकरण, एक शब्द लिखा नारी प्रेम। तो एक नारी प्रेम लिखा है, तो आप हिंदी साहित्य पढ़ते हैं तो आप उसमें देखेंगे जितने भी नारी प्रेम से संबंधित जितने भी लेख होंगे, तो वो सब क्या होंगे, छायावाद या स्वच्छंदतावाद।
स्वच्छंदतावाद को इंग्लिश में रोमांटिसिज्म भी बोलते हैं। वो प्रकृति की तरफ और मानव की संवेदनाओं की तरफ, जानवरों की संवेदना की तरफ, जो पहले अच्छा हुआ करते थे औद्योगिक युग के आने के बाद, या हमारे उपनिवेश, जब हम उपनिवेश बने ब्रिटिशों के बाद, तो जो हमारे मन में नई विचारधारा पैदा हुई वो छायावाद है। इसमें आप देख सकते हैं जो छायावाद का जो मेन नामकरण है वो किया है मुकुटधर पांडे ने। आप याद रखना, हर सरकारी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो छायावाद का जो नामकरण है वो किस कवि ने किया है, तो वो है मुकुटधर पांडे। उन्होंने शारदा पत्रिका निकाली थी मध्य प्रदेश से, ये मैंने लिख दिया, मध्य प्रदेश में लिखा है, आप लिख लीजिए। शारदा पत्रिका निकाली थी। कुररी एक प्रथम कविता थी 1920 में, कुररी। तो कुररी जो छायावाद की उसको प्रथम कविता माना जाता है, ठीक है। तो मैं इसमें नाम दे देता हूँ। जयशंकर प्रसाद आपने सुना होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सुना होगा, सुमित्रानंदन पंत, ये तो आप जानते हैं उत्तराखंड से हैं, और महादेवी वर्मा। तो आप छायावाद के बारे में जान चुके हैं। तो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि प्राच्य, मैं इससे पहले ही प्राच्य के बारे में बता चुका हूँ। प्राच्य वही है, आपने वर्ल्ड मैप देखा होगा। तो विशेषकर मेरी आपसे यही आशा है कि जैसे मैं कुछ बोलता हूँ तो उन चीज़ों को नोट कर लेना, वो सारे हमारे काम की है। ऐसा मत सोचना कि पहले से, जैसे होता है कि पहले से मन बना लिया जाता है कि हाँ कि मैं इतना ही पढ़ के जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन बनाने वाला कुछ भी पूछ सकता है, हमें उसके जवाब के लिए तैयार रहना चाहिए। तो मैंने आपको छायावादी और स्वच्छंदतावादी, जिसे रोमांटिज्म बोलते हैं, मैंने उसको प्राच्यवाद से कोरिलेट करने की कोशिश की है। आप भी ऐसा करना सीखें तो आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। अब मैं अपने जो प्राच्यवादी जो मेन इसका मुद्दा है इतिहास का, उस पर आता हूँ। उसको मैं बताता हूँ कि जो हमारे उसमें अन्वेषण के क्रम में सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है विलियम जोन्स। ये प्राच्यवादी थे, भारतविद थे। इनको भारतीय संस्कृत का अच्छा ज्ञान था, ये कानून की जानकारी इनको अच्छी थी, कई भाषाओं पे इनकी पकड़ थी। दूसरा, आपने एक चीज़ सुनी होगी, कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम। आप मेरी हर बात को गौर से सुने। मैं जो जो फैक्ट्स बीच में बोलूँगा वो आपके काम के होंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि सरकारी जॉब में कुछ भी पूछा जा सकता है, ऐसा पहले से मन नहीं बनाना है। तो कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम इन्होंने क्या अनुवाद किया, पहले संस्कृत का अध्ययन किया, फिर सबसे पहले अभिज्ञान शकुंतलम का इन्होंने अनुवाद किया। उस अनुवाद में जैसे ही वो अनुवाद होकर ब्रिटिशों के हाथ आया तो एक तरीके से ब्रिटिश चिंतकों में क्रांति सी आ गई। वो जैसा हमारे भारत को पहले समझते थे ऐसा नहीं था। तो अब तीसरी चीज़ है, इनको ब्रिटिश सरकार ने बंगाल उच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का इनको न्यायाधीश भी नियुक्त किया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कानून के भी ज्ञाता थे, तो हर चीज़ पे इनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। फिर मैंने बताया, इससे पहली वीडियो में मैंने बताया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी इन्होंने की थी। आप समझ सकते हैं क्यों की होगी, केवल इसलिए कि हमारे प्राचीन इतिहास का पता लगाया जा सके और हमारी संस्कृति का पता लगाया जा सके। फिर दूसरा कारण मैंने ये बताया था कि औद्योगिकरण। आप हाई स्कूल, मैं आपको बता रहा हूँ, डायरेक्शन दे रहा हूँ, एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका भी मैं बीच बीच में बताता रहूँगा। एनसीईआरटी हाई स्कूल की आप लेसन देखना 5वां, शायद 5वां है, शायद एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ, चैप्टर 5वां है। चैप्टर 5वां में आप औद्योगिकरण देखना, और औद्योगिकरण के उसमें प्रभाव दिखाए गए हैं, किस तरीके से औद्योगिकरण शुरू हुआ और औद्योगिकरण के दौरान किस पे क्या फ़र्क पड़ा। तो उसमें एक पैराग्राफ आ रखा है मजदूरों का वर्ग करके एक पैराग्राफ है, आप उसको एक बार पढ़ना, देखना मजदूरों के क्या हालात थे और कैसे प्राच्यवादी पीछे की फिर गणना कर रहे हैं कि पिछला जो हमारा समाज था वो कितना अच्छा था। तो इस तरीके से आपको मैंने प्राच्यवादी प्रथम विलियम जोन्स के बारे में बता दिया। अगला प्राच्यवादी हैं आपके मैक्स मूलर। आप मैक्स मूलर के बारे में, इसके बारे में बताता हूँ मैं।
दूसरे जो विचारक हैं हमारे प्राच्यविद, उसमें मैक्स मूलर का नाम बहुत फेमस है। मैक्स मूलर के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मैक्स मूलर एक जर्मन था। वो ईस्ट इंडिया कंपनी में एक कर्मचारी था, पर उसकी भी बहुत ज़्यादा भाषाओं पे पकड़ थी। वो भी एक भाषाविद था। उसके बारे में कहा जाता है उसने वेदों को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा, और ये भी मान्यता है कि उसने अपने ढंग से हमारे वेदों का एक तरीके से कह सकते हैं अनुवाद किया, पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई उसके अनुवाद करने से। वेदों का ज्ञाता तो उसको अंग्रेज़ों ने घोषित किया, पर कहने का मतलब है आज भी मैक्स मूलर के संबंध में कई बातें आती हैं कि मैक्स मूलर ने हमारे वेदों के साथ छेड़छाड़ की है। आप देख सकते हैं अभी कुछ दिनों पहले राज्यसभा चैनल पे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मैक्स मूलर के ऊपर कुछ कथन बोले गए हैं। उसने हमारे भारत को बहुत अच्छा बताया है, पर उसको बताने का कारण आज तक नहीं पता चल पाया, क्योंकि वो शब्दों के साथ खेलता था। तो मैक्स मूलर के बारे में थोड़े से तथ्य मैं आपको बता देता हूँ कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी था। उसको वेदों का ज्ञाता बोला जाता है। सरकारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चेक कर सकते हैं। दूसरा, तुलनात्मक धर्मशास्त्र का संस्थापक, तो इसे तुलनात्मक धर्मशास्त्र का संस्थापक भी कहते हैं। और एक खास बात, ग्रामोफोन। आप सबको पता है, थोड़ा साइंस से रिलेटेड है। आप सबको पता है ग्रामोफोन क्या है। हमारे जो फ़ोन का पहला रूप है वो ग्रामोफोन ही है। उस ग्रामोफोन में कहते हैं, जब वो ग्रामोफोन का जो आविष्कार हुआ वो आपको पता है थॉमस अल्वा एडिशन। आप देखना, आप क्या पता आपके सरकारी एग्ज़ाम में आ जाए, आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा कि इतिहास के साथ पढ़ते पढ़ते आपको थोड़ा साइंस की भी नॉलेज दी जा रही है। तो ग्रामोफोन, ग्रामो को बोलते हैं यूनानी भाषा में अक्षर, और फोन का मतलब होता है ध्वनि। तो क्या हो जाता है, ग्रामोफोन हो जाता है। तो मैं आपको इसके बारे में बता रहा था, फ्रेडरिक मैक्स मूलर के बारे में। तो आप जानते हैं फ्रेडरिक मैक्स मूलर के बारे में, जो मैंने अभी थोड़ा बहुत आपको जानकारी दी है। हर सरकारी एग्ज़ामों में थोड़ा थोड़ा हमको पता होना चाहिए, तो हम इस बात से भी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमको एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई करना है, कौन सा ऑप्शन चुनना है। तो मैं फ्रेडरिक मैक्स मूलर के बारे में बता रहा था। तो फ्रेडरिक मैक्स मूलर के कथन हैं, ये कथन के रूप में भी आ जाता है कि ये कथन किसके हैं। तो सरकारी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं, इन्होंने हमारे भारत को अपरिवर्तनशील ग्रामीण भारत के रूप में देखा। कहने का मतलब यह है कि जो हमारा ग्रामीण समाज है उसमें परिवर्तन नहीं होता, वो जैसा था वो उस ज़माने तक वो ऐसा ही रहा। दूसरा लिखा है भारत दार्शनिकों का देश, ये भी कई एग्ज़ामों में आ चुका है। तो ये शब्द किसके हैं, मैक्स मूलर के हैं। तीसरा मैंने एक लिखा है यूनानियों के लिए जीवन उमंग और वास्तविकता से परिपूर्ण, और हिंदुओं के लिए स्वप्न एवं माया। ये कथन भी मैक्स मूलर साहब के हैं। इन्होंने हम लोगों के बारे में ये देखा कि जो हिंदू लोग हैं वो लोग केवल पारलौकिक बातों को ज़्यादा अहमियत देते थे। इहलौकिक से मतलब इस लोक की बातें वो बहुत कम किया करते थे और पारलौकिकता में ही डूबे रहते थे। तो इसलिए उसने हमारे देश को दार्शनिकों का देश कहा गया। तो ये था आज का टॉपिक। हम कहने का मतलब आज का टॉपिक ये था प्राच्यवाद और भारतवाद। ये टॉपिक आज ये समाप्त हो रहा है। इसके बाद हम उपयुक्ततावाद की तरफ आगे बढ़ेंगे, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। फिर तीसरा होगा हमारा राष्ट्रवाद, यानी कि राष्ट्रवादी लेखक। फिर हमारे उसके बाद मार्क्सवाद आएगा, फिर संशोधनवादी आएंगे। जब हम ये सारे टॉपिक क्लियर कर देंगे तो हमारी दृष्टि पढ़ने की तरफ, इतिहास को पढ़ने की तरफ एकदम क्लियर हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।